एवरीवन। अपन आगे का जो नेक्स्ट अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट देखा था पूरा, है ना, कि कैसे वायु को ग्रहण किया था अपन ने नोस्ट्रिल जो थे उनके थ्रू, नासा द्वार के थ्रू, है ना। वहां से फिर अपन एयर को कहां तक लेके आए थे, वायु को कहां तक लेके आए थे, आपकी जो कुपिकाएं होती एल्व्यूलाई, है ना, वहां तक अपन ने लाए थे। उसके बाद क्या करते हैं कि अब जो रहता है कि उसका बाहर से अंदर लेना और जो प्रक्रिया है ना, उसको दो भागों में विभाजित किया गया। श्वसन मार्ग को दो भागों में विभाजित किया गया है। श्वसन मार्ग तो अपन ने पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया था, इससे पहले वाले जो फ्लो चार्ट बनवाया था उसमें, है ना। तो उसमें अपन देखते हैं कि यार क्या दो भाग कौन कौन से होंगे, है ना। तो वो दो भाग इस प्रकार होते हैं, एक होता है कंडक्शन जोन और दूसरा वाला जो होता है ना वो होता है एक्सचेंज जोन। अब यार कंडक्शन जोन तो अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करता होगा, कंडक्ट करता होगा। तो अब यार कंडक्ट किस चीज को करता होगा, तो वायु को करता होगा, एयर को करता होगा। तो भाई करता कहां से होगा, तो वायुमंडल से। क्यों करता होगा, अरे कोई ना कोई ऐसी चीजें तो अपनी बॉडी में होती होगी जिसकी वजह से बाहर जो इतने ज्यादा ह्यूज, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वायु अपने वायुमंडल में है वो अपने शरीर के अंदर कैसे आ रही है ना। तो वो पूरी प्रोसेस भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन इन दोनों जोन को क्लियर कर लेते हैं कि यार इनको क्यों ऐसे विभाजित किया है ना। तो एक होता है कंडक्शन जोन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उसको कंडक्ट करना। कहां से कंडक्ट करना, तो वायुमंडल से। कौन करेगा ये, है ना। तो नॉर्मली आपकी जो नोज होती है, नाक होती है, उसका ओपनिंग आपके जो लिप्स होते हैं, आपके जो होठ होते हैं उनके ऊपर से होती है ना। उस वाले जो ये वाला रीजन है मेरा, इसी को बोला जाता है नासा द्वार, है ना। नासा द्वार कितने होते हैं, दो, है ना। बीच में एक नसल सेप्टम होता है ना, जो कि इन दोनों नासा द्वार को क्या करता है, विभाजित करता है। वहां से वायु को कहां तक ले जाया जाता है, श्वसनिकाएं, है ना। श्वसनिकाएं अपन ने देखा था कि जो आपकी श्वास नली थी, ट्रेकिया, वहां पे जाके एक प्राथमिक दो, मतलब जैसे आपके लंग्स, जो आपके जो फेफड़े हैं वो दो होते हैं, है ना। तो एक प्राइमरी ऐसे दो भागों में विभाजित हुआ था। किसका हुआ था, तो श्वसनिकाय का, है ना। कहां से हुआ था, तो आपकी श्वास नली के बाद से। तो वहां नासा द्वार से कहां तक ले जाना, श्वसनिकाय तक। किसको ले जाना, तो वायु को। इसको बोला जाता है कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन मतलब कि आपकी वायु कहां तक पहुंच गई है भाई, श्वसनिकाय तक, है ना। और कहां से पहुंची है, तो नासा द्वार से। तो ये पूरा जोन जो है ना, ये एक ट्रांसपोर्ट का है ना, कंडक्ट करने का है। यहां पे कोई भी जो बोला जाए कि मेन प्रक्रिया है, जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो अपन करने चाहते थे, ऊर्जा को बनाना, वो यहां पे नहीं हुई है। यहां पे बस क्या हुआ है, आपकी जो वायु थी वो वायुमंडल से कहां पे चली गई है, आपके फेफड़ों के अंदर, है ना। इसके बीच बस खाली क्या हुआ है कि वायु का क्या हुआ है, कंडक्शन, आदान प्रदान हुआ है, ना कि एक्सचेंज, है ना। जैसे इस चैप्टर की हेडिंग यही है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान और प्रदान, है ना। एक देता है और दूसरा वाला क्या करता है, उसको लेता है। जैसे क्या है, ऑक्सीजन आप दोगे, किसको दोगे, आपके ब्लड को, और उसके बदले में ब्लड आपको क्या देगा, CO2। भाई CO2 क्यों दे रहा है वो, क्योंकि क्या होता है कि जो CO2 है वो अपने लिए हानिकारक है ना। अगर उसका अमाउंट अपने शरीर के अंदर, उसकी मात्रा अपने शरीर के अंदर अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर बीमारियां करवाएगा, है ना। बहुत सारी डिजीजेस होगी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो आपको क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। आपका जैसे नॉर्मली पेशेंट जो आएगा ना वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब दम घुट रहा है ना। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जितने अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा होगा, उसकी वजह से उनको ये चीज हो रही होगी। अब यार मान लो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा रही है तो किसकी मात्रा बढ़ेगी,
भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर नहीं आ रही है। जहां तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वजह से वो पेशेंट जो रहता है वो आपको इस प्रकार बोलेगा कि दम घुट रहा है। ठीक है, ये कंडीशन इसकी वजह से। अब क्या होता है कि इसके आगे चलते बहुत सारी, सबसे मेन आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा तो हार्ट अटैक आने के चांस है ना। तो उसके लिए जो एक विनिमय है वो अपने लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। अब नेक्स्ट वन अपन कंडक्शन जोन को क्लियर करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ना। तो उसमें देखो, नासा द्वार से कहां पे है, श्वसनिका। पहला, फेफड़ों तक वायु का चालन, है ना। क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको कि नासा द्वार से नासिकाएं जो है, श्वसनिकाएं जो है, श्वसनिकाएं है, वहां तक क्या पहुंच जाएगी आपकी वायु, है ना। उसके बाद क्या है, ग्रहण की गई वायु को साफ करना। भाई जैसे आप एटमॉस्फेयर में हो तो जरूरी तो नहीं कि आप ऐसी जगह पे ही रहो हमेशा जहां पे पूरी क्लीन, है ना, शुद्ध वायु आपको मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अपन जैसे ही घर से बाहर निकलते तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं अपने एयर के अंदर, आपके वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि आप नॉर्मली घूमने निकले हो तो क्या करोगे, ब्रीथिंग तो करोगे ना भाई, सांस तो लोगे ना, श्वसन, है ना, श्वासन करोगे, है ना। तो अब यार श्वासन कर रहे हो तो वो डस्ट पार्टिकल भी उस वायु के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो नासा द्वार की इस कंडक्शन जोन में क्या करता है कि उन डस्ट पार्टिकलों को क्या कर लिया जाता है, जमा करके रख लिया जाता है। कहां पे जमा करके रख लिया जाता है, तो आपकी जो ये नजल पैसेज होते हैं ना, नासा द्वार, ये वाला नासल केविटी जो होती है ना, नासा गुहा, उसके अंदर उसको जमा कर लिए जाते हैं, है ना। कैसे जमा करते हैं वो भी देखेंगे, कौन जमा करता है वो भी देखेंगे, है ना। अभी बस खाली इतना समझो कि क्या कर रहे हैं, वायु को साफ, है ना। नेक्स्ट, ग्रहण की गई वायु को शरीर के तापमान पर लाना। तो भाई गर्मी का सीजन है, वायु गर्म ही होगी ना, लू भी गर्म होगी। तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि वही वाली एज इट इज आपके कहां पे पहुंच जाए, आपके फेफड़ों के अंदर। अगर वो ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की एक होती है कॉन्स्टेंसी, जिसको अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो उससे अपन को प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना पड़ता है कि वो वायु जो है उसको अपना जो नॉर्मल बॉडी का, नॉर्मल शरीर का जो तापमान है उस पर लाना पड़ता है। तो वो भी कहां पे होता है, इस कंडक्शन जोन के अंदर, है ना। उसके बाद क्या कराया जाता है कि नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कि एक्सचेंज जोन, है ना। एक्सचेंज जोन मतलब कि विनिमय वाला, है ना, कि कहां पे एक्सचेंज होगा, है ना। तो किस जगह पे होगा ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब श्वसनिकाएं तक तो आपकी वायु आ चुकी थी, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होती है कुपिकाएं, है ना। तो श्वसनिका से कुपिका के बीच में जो रहता है वहां पे होता है किसका, एक्सचेंज। किसका होता है, तो भाई गैसों का ही होगा ना। कौन कौन सी गैस सर, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का ही होगा ना। हाँ, यह प्रक्रिया कुपिकाओं से उनकी वाहिनियों तक में होती है। मतलब कि जैसे मैंने कल बताया था कि ऐसे कुछ होता है ना। तो ये इनकी वाहिनियां है ना, जो उस वायु को लेके जाएगी, और ये है आपकी कुपिका। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ, वहां तक। यह गैसों के विनिमय में सहायता करती है। गैसों के विनिमय में, तो अभी मैंने बताया कि गैसों के आदान प्रदान में, है ना, सहायता करती है। तो अपन ने मेनली देखा था कि कुपिका का जो काम है वो यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। क्या करना, विनिमय करना। किनका करना, तो गैसों का। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर है। उसके बाद जब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब जो चार्ट बनाया था, मैंने कल बताया था आपको कि अपन एक एक को क्लियरली पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहला वाला देखते हैं, नासा द्वार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, है ना। ये क्या है कि
आगे हेल्प करेंगे इसके लिए, है ना। वरना मैं नासा द्वार भी लिख देता नॉर्मली, नासा द्वार, है ना। इन छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से वायु ग्रहण की जाती है ना। अब यार आपका इतना बड़ा वायुमंडल है, वहां से आप जो दो छिद्र होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हो, आप वायु को ग्रहण करते हो, है ना। वो वायु आपने ग्रहण करी, उसके बाद वो कहां पे पहुंचती है, दूसरा वाला नासा गुहा या नेसल कैविटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे अपन बहुत सारी चीजों को देखेंगे, है ना। देखते हैं इनमें से ध्राणग्रही, है ना, ध्राणग्रही उपकला, ये क्या होता है सर? तो ये क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ओल्फैक्टरी इपिथेलियम, है ना। ओल्फैक्टरी इपिथेलियम एक टिश्यू है ना। तो अब यार इसको, ये वर्ड जो है वो हिंदी में बोला गया है, क्या है, ध्राणग्राही, है ना, ध्राणग्राही। अब इसमें देखो क्या चीज है कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डॉग होते हैं ना, कुत्ते होते हैं, उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है ना, बहुत ज्यादा काम करती है। कैसे? जो एग्जाम्पल के लिए देखा होगा कि पुलिस वाले जो रहते हैं ना, वो अपने साथ जहां पे क्राइम हुआ रहता है ना, जहां पे कोई दुर्घटना हुई रहती है, वहां पे उनको डॉग्स को लेके जाते हैं, है ना। वो इसके लिए क्योंकि उनके अंदर ये जो है ना ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, ध्राणग्राही उपकला, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो क्या कर सकते हैं, उस गंध को पहचान सकते हैं और उस पेशेंट से उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, जिसने क्राइम किया है उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज इसी ने करी थी, है ना। इसके लिए उनका यूज किया जाता है। तो आप बोलो कि इंसानों का भी कर सकते हैं, तो भाई इंसान के अंदर इतनी अच्छी नहीं होती है, इसके लिए ही बोला जाता है ना। ठीक है, बट ये क्या है, अब यार एनिमल वो भी है और हम भी एनिमल है, तो हमारे अंदर भी होती है ये ऑल्फैक्ट। जैसे आपके घर पे मस्त मस्त खाना बन रहा हो, है ना, गुलाब जामुन बन रहे हो, है ना, तो बस नाम सुनते ही मुंह में सलाइवा आ जाता है ना। तो वैसे आपको पहले स्मेल आई होगी, मम्मी जब किचन में बना रहे होंगे मस्त, तो है ना, तो आप बोलो आज तो गुलाब जामुन बन रहे यार, है ना। तो किसकी वजह से हुआ, तो इस ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम की वजह से हुआ, ध्राणग्राही उपकला की वजह से हुआ। ठीक है, ये उपस्थित होती है कहां पे होती है, तो भाई आपके नासा गुहा के अंदर, नेसल कैविटी के अंदर। फिर क्या होता है कि इस ओल्फैक्टरी इपिथेलियम की झिल्ली को, है ना, मतलब इसके ऊपर ऐसी एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को ही बोला जाता है स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, स्नीडेरियन, है ना। ये आगे वाला है साइलेंट, है ना, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, है ना। ये स्नीडेरियन मेम्ब्रेन जो है, इसी का काम है किसका, ये गंध का, है ना, ऑल्फैक्शंस का, है ना। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है ना। आप पढ़ोगे जब आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एपिथेलियम, जैसे ऑप्टिक, ऑक्यूलोमेट्री, ऑल्फैक्टरी, है ना, तो ये थर्ड नंबर की एक नर्व्स होती है अपने बॉडी में, है ना। अब देखते हैं कि यार ये जो स्नीडेरियन झिल्ली है उसी को कहते हैं स्नीडेरियन झिल्ली। अब इसका काम क्या है, यही वो है जिसकी वजह से क्या करा जाता है, किसी गंध को पहचाना जाता है ना। मतलब स्मेलिंग के लिए जो वर्क करती है वो यही होती है स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन देखा जाए कि ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम है, बट इसमें कौन सा वाला टिश्यू प्रेजेंट रहता है ना। टिश्यू तो है, इपिथेलियम टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है भाई, उसके अंदर हर चीज क्लियरली बताई है विथ एग्जांपल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्या होता है कि नीट वाला जो है ना पेपर रहता है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता। एक्चुअली में क्या करता है कि जैसे आप सोचते हो कि रिस्पायरेशन के 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना, इस चैप्टर से आते हैं 4 क्वेश्चन, है ना, नीट के लिए। बट क्या होता है कि इसको कहीं ना कहीं अदर चैप्टर से मर्ज कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। अब देखो, अगर वो ये वाला क्वेश्चन करता है इसके थ्रू,
तो वो टिश्यू वाले चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं और आपके श्वसन वाले चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं। ऐसे व्यूज को देखते हुए पेपर सेट होता है ना? आ रहा है ना समझ में? तो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको याद रखा करो। वो ऐसा पूछेंगे कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू है वो कौन सा वाला है, तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। कौन सा वाला? सूडो। अब भाई सूडो का मतलब क्या होता है? तो सूडो का मतलब कि एक्चुअली में वैसा दिखता है बट है नहीं, है ना? स्ट्राइडेड का मतलब क्या होता है? तो स्ट्राइडेड आपने एक मसल का नाम सुना होगा, कौन सी वाली? तो स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल भी कैसी होती है वो पता होना चाहिए, वरना आप बता नहीं पाओगे कि स्ट्रेटेड क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। तो स्ट्रेटिफाइड कुछ ऐसा होता है, देखो। अब क्या होता है कि अलग अलग कलर बैंड्स होते हैं, है ना? एक स्केलेटल मसल्स होती है जो कि अपने बोन से कनेक्ट होती है, बोन से जुड़ी हुई रहती है, अपनी हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। एक अब इसके अंदर अलग अलग एक होता है डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड, है ना? तो ये ब्लैक वाला डार्क बैंड, ये वाला लाइट बैंड, इसे अल्टरनेट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इसी वाली कंडीशन को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड, है ना? सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब एक्चुअली में वैसी दिखती है बट वो है नहीं। और आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। अब यार एपिथेलियम वर्ड जो रहता है, इपी मतलब सबसे ऊपर वाली परत पे जो टिश्यू पाए जाते हैं उसको बोला जाता है एपिथेलियल, है ना? और उसमें भी एक वर्ड यूज कर लिया इन्होंने, सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब कि ये जो आपका टिश्यू है इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ सीलियाज होते हैं, है ना? ये इनका क्या काम है? तो भाई इनका काम ये है कि जो डस्ट पार्टिकल आपकी वायु के थ्रू आ रहे हैं वो इनके अंदर क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए, इसके अंदर जकड़ लिए जाए, पकड़ लिए जाए उनको कि भाई आपको अंदर नहीं जाना है ना? उसको यहां पे ट्रैप करके पकड़ के रख लिया जाता है। क्यों? अगर वो अंदर गए तो अब यार आपके पास लंग्स है ना? उसके अंदर एल्विलाई है। अब एल्विलाई की सरफेस पे जाके वो जमने लग जाते हैं, है ना? अगर एल्विलाई की सरफेस कुछ ऐसी होती है, देखते हैं, है ना? यहां पे जमने लग गए, मालूम पड़ा, ये ऐसे ऐसे, है ना? तो अब जो ऑक्सीजन को अवशोषित होने की जो जगह थी वो कम हो जाएगी इतनी सारी, क्योंकि यहां पे तो आपके डस्ट आ गए हैं, है ना? आपका कचरा आ गया है ना? आपका कचरा नहीं मतलब वायु के थ्रू जो कचरा आया था वो यहाँ पे क्या हो गया है? जमा हो गया। बट अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O2 जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, है ना? नहीं हो पाएगा। ऐसे करते 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 मालूम पड़ा सारी की सारी आपकी जो कुपिका है उसके अंदर धूल मिट्टी कण जमा होने लग गए। और मान लो मस्त तरीके से रोज आधा आधा किलो जमा हो रहे हैं, है ना? तो 4-5 दिन में क्या होगा? आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, या हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या करा जाता है कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? इन डस्ट पार्टिकलों को यहाँ पे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यार आप बोलोगे सर कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो यहाँ पे एक चीज होती है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस, है ना? ये म्यूकस जो रहता है ना वो स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है। वो क्या करता है? इन डस्ट पार्टिकलों को चिपका लेता है ना? और कुछ हेयर्स भी होते हैं आपके नेसल नासा गुहा के अंदर, नेसल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स का भी काम यही होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करके रख लिया जाए, है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं कि यही ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में से 3 प्रकार की कोशिकाएं तथा बोमेन्स ग्लैंड भी पाई जाती है। अब देखो कितनी सारी चीजें हैं भाई। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वहां पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये हायर लेवल का है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए अपन बस खाली एक आपके जनरल आइडिया के लिए
जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की। किस प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, तो बोमेन्स ग्लैंड, है ना, बोमेन्स ग्लैंड पाई जाती है। अब क्या होता है कि ये जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसमें कंडक्शन कैसे होता है, कैसे अपन को पता चलता है कि यार ये गंध किस चीज की है या स्मेल किस चीज की है, इसने अच्छा परफ्यूम लगाया है, वो चीज कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से अपन किसी चीज को पहचान पाते हैं, उस चीज को देखते हैं। क्या बोला है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम गंध की संवेदन की तरंग अब कहां तक लेके जा रहा है, एक पूरी छोटी सी प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि आपकी जो गंध की तरंग थी वो कौन लेके आएगा, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन। अब ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है तो उसको ले जाने वाला भी कौन होगा, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन। और ओल्फैक्टरी लुब्यूल है, ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब कहां होता है ना, तो आपका क्या होता है, एक आपका पास मस्तिष्क है ना, अरे अपने पास ब्रेन है ना, हमारे पास ब्रेन है, माइंड है ना, तो उस ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन, एक कक्ष होता है जिसको बोलते हैं अपन टेम्पोरल रीजन, है ना, टेम्पोरल कक्ष। उसके अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब का क्या काम होता है, तो जो गंध की संवेदन है उसकी तरंग कौन लेके जाएगा, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन। कहां तक लेके जाएगा, तो ओल्फैक्टरी बल्ब तक। ओल्फैक्टरी बल्ब कहां पे होता है, तो टेम्पोरल कक्ष में। टेम्पोरल कक्ष कहां होता है, तो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, है ना, वहां तक गया। अब यार अगर आपकी जो गंध का जो सिग्नल था, मैसेज था, जो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन था वो कहां पहुंच गया, आपके ब्रेन के पास। फिर आपकी मेमोरी स्टोर रहती है किसके अंदर, सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम उसको पता करेगा कि यार ये किस चीज की है ना, फिर आपको वो मैसेज भेजेगा कि यार भाई ये इस चीज की स्मेल आ रही है या गंध आ रही है, ये अच्छी है या बुरी है, उस चीज का भी पता चलेगा अपन को। तो ऐसे जो होता है, ऐसे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम पूरा का पूरा उस गंध का जो मैसेज रहता है, वो सिग्नल जो रहता है, वो कहां तक ले जाता है, अपने ब्रेन के पास। फिर ब्रेन से वापिस अपने पास लेके आता है और बताता है कि वो ऐसा ऐसा है ना। कैसे, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के पास, वहां से कहां पे गई, ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पे गई, ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ओल्फैक्टरी बल्ब से कहां गई, ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में, तो टेम्पोरल कक्ष में। ठीक है, क्लियर है पूरा, ठीक है, कॉपी कर लो। अब अपन नासा गुहा के बाद जो अपना अगला क्रम जो आता है ना अपने वायु का, वो आता है आपका ग्रसनी, फेरिंग्स, है ना। ग्रसनी और फेरिंग्स, ग्रसनी और फेरिंग्स क्या होता है, तो यह एक वायु और भोजन का उभयनिष्ठ पथ होता है ना। उभयनिष्ठ पथ मतलब एक कॉमन, है ना, कॉमन पैसेज होता है या फिर उभयनिष्ठ पथ होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वायु और भोजन दोनों ही मिक्स होके जाती है ना, मिक्स होके जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ अंदर घुसे हुए, ऐसे नहीं, है ना, आके मिलती है उस जगह पे और दोनों का ही मार्ग अलग अलग होता है। क्योंकि फेरिंग्स जो है ना एक कॉमन रीजन होता है ना, कॉमन रीजन या उभयनिष्ठ पथ होता है। कैसे, ये देखो, ये आपका जो है ये श्वास नली है और ये आपकी ईसोफेगस है, आहार नाल, है ना। यहाँ पे एक लिफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इपिग्लोटिस या फिर होता है कंठस्थ, है ना, इपिग्लोटिस। अब ये क्या, इपिग्लोटिस का काम क्या रहता है कि जब आप खाना खाते हो, अब यहाँ देखो ये आपके मुंह से आया हुआ रीजन है ना, ये नाक वाला रीजन है और ये मुंह वाला रीजन है ना। खाना खाया और सांस भी ली। अब ऐसा तो है नहीं कि जब खाना खाते हो उस टाइम सांस नहीं लोगे, है ना, ऐसा होगा नहीं। आपने जो खाना खाया, आपने जो भोजन लिया और उसी टाइम आपने वायु भी ली, तो ये क्या करता है, इस इपिग्लोटिस का काम रहता है, ये इस पे आके लग जाता है, यहाँ से बंद हो जाता है। मान लो ये ढक्कन आके यहाँ क्लोज हो गया, ऐसे कुछ क्लोज हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये ऐसा पैक हो गया, तो ये खाना इसके ऊपर गिर के कहाँ चला जाता है, आपकी आहार नाल में। आ रहा है ना समझ में, क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या करता है ये, अगर खाना इसके अंदर गया तो आपको फटाक से क्या आती है, छींक, है ना।
ऐसा इसके लिए होता है कि जो भोजन अंदर गया है वो वापस से बाहर निकल जाए। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि इससे अपनी बॉडी कहीं ना कहीं बचाव करती है खुद को। क्यों ऐसा किया? अगर मान लो इस फेरिंक्स या ट्रेकिया के अंदर खाना चला गया, अब यार वहां पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो बाहर निकल जाएगा कहीं पे जाके, वो तो वहीं जमा रहेगा। अगर वहां जमा रहा तो कुछ टाइम बाद वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए क्या करता है, जैसे ही कुछ फूड अपने इस ट्रेकिया या श्वास नली के अंदर जाता है वो अपन को छींक आती है, और उस छींक के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है ना। उसकी वजह से वो वापस बाहर निकल जाता है ना। ये ऐसा इसके लिए होता होगा कि जैसे आप में जब खाना खाने बैठते हो उस टाइम आपके घर के बड़े लोग वो बोलते हैं ना कि बेटा खाना खाने की टाइम बात नहीं करना चाहिए। वो इसके लिए बोलते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए कि मान लो यहां से कंठ से ही आपकी आवाज बाहर आती है, इपिग्लोटिस अगर लगा हुआ रहा तो आवाज कहां से आएगी? इपिग्लोटिस को तो खुलना ही पड़ेगा ना, तभी तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वही कन्वर्ट होते हैं काई के अंदर, ध्वनि के अंदर, है ना। तो अब मान लो ये ढक्कन लगा हुआ है और आप बोल रहे हो तो फिर आवाज तो बाहर कुछ नहीं आएगी, तो इसका खुलना जरूरी है। मान लो ये खुला हुआ रहा और उसी टाइम खाना पहुंच गया तो खाना तो ऑब्वियसली इसके अंदर आएगा ही ना। इसके लिए बोला जाता है कि खाना खाने की टाइम नहीं बात करना चाहिए, है ना। तो गुड हैबिट्स के अंदर आता है, बट अपन मानते हैं क्या? नहीं, है ना। कोई नहीं, उस टाइम और ज्यादा बात होती है ना। कोचिंग पे जब खाना खाने बैठते हो ग्रुप में तो फिर तो पूछो ही मत, है ना। तो अब क्या है, ये देखो ग्रसनी वाला रीजन, मुख गुहा और नासा गुहा दोनों एक ही जगह पे खुल रहा है, उसी वाले पार्ट को बोला जाता है, उसी वाली एरिया को बोला जाता है, वही जगह को बोला जाता है ग्रसनी। यह वायु तथा भोजन का एक उभयनिष्ठ पथ होता है। क्लियर है आप सभी को? इतना अपन ने देख लिया। अब यार ये इधर से कोई डंडी आ रही है, भाई ये डंडी नहीं है, ये है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब्यूल, है ना, या फिर ट्यूब, है ना। ये ट्यूब जैसी है, ये कहां से आ रही है? तो ये आ रही है आपके कान से। कान में भी कौन से? 3 होते हैं, है ना। तो उसका जो बीच वाला रहता है ना, मध्य कान, वहां से आती है ये यूस्टेशियन ट्यूब्यूल। इसके भी काम होते हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो अपन आपकी ग्रसनी के 3 भाग होते हैं वो देखते हैं। ये 3 प्रकार के भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से? अब ये कौन कौन से नाम से पता चल जाता है। नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। क्या क्या है? नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। एक बार और, क्या होते हैं? नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नेसो मतलब आपकी नाक, ओरो मतलब आपका मुंह, और लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगो मतलब लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब ये आपका कंठ, है ना। देखो 3 पार्ट में बना देता हूं। एक पार्ट मुख गुहा वाला, नासा गुहा वाला, देखो नेसोफेरिंक्स नासा गुहा, ओरोफेरिंक्स मुख गुहा, और लैरिंगोफेरिंक्स मतलब ये लैरिंग्स वाला पार्ट। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तीनों से मिलके क्या बनता है आपका? ग्रसनी या फेरिंक्स। क्लियर है आप? हाँ। अब देखते हैं कि क्या होता है कि ये ग्रसनी की जो दीवारें होती है ना, उसके अंदर उपलसिकीय उत्तक होते हैं, है ना। बहुत सारे उत्तक होते हैं। जिसे क्या कर रहा है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो डॉक्टर आपके सिर पे यहाँ हाथ रख के बोलता है जीभ बाहर निकालना, फिर बोलता है आ। तो वो बोलने का रीजन ये है कि उसकी वजह से आपका जो ये माउथ वाला रीजन रहता है अंदर, वहां साइड में ना कुछ टॉन्सिल्स होते हैं, है ना। वो जो उपलसिकीय उत्तक है उन्हीं को क्या बोलते हैं? टॉन्सिल। अब वो टॉन्सिल क्या होता है कि आप जब बचपन में रहे होंगे तब भी आपको होते होंगे ना, यहाँ दर्द करता है ना। तो उसका रीजन यही है नॉर्मली कि अपनी बॉडी के अंदर जब नमक की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है ना। टॉन्सिल्स के अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग, है ना। वो सारी चीजें अपन जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ना, आपकी इसमें है आगे, उस टाइम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, किस वजह से वो चीजें होती है ना। इतना क्लियर है कि जो ग्रसनी की दीवारें होती है वहां पे कौन से
उपलसिकीय उत्तक होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिल। अब क्या होता है कि ये टॉन्सिल जो रहते हैं ना वहां पे ऐसे एक आकार में जमे हुए रहते हैं, एक रिंग जैसा आकार होता है, ऐसा एक रिंग जैसा आकार होता है, उसी को बोलते हैं वॉल्डेयर रिंग, है ना। कैसे, क्या बोल रहा है कि ग्रसनी में टॉन्सिल का रिंग जैसा जमाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर रिंग कहलाती है। क्लियर है। वॉल्डेयर रिंग किसको बोलते हैं कि ग्रसनी के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका एक रिंग जैसा जमाव होता है, एक आकार होता है, उसे क्या बोला जाता है, वॉल्डेयर रिंग। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भाई वॉल्डेयर रिंग कहां प्रेजेंट होती है, तो क्या आंसर आएगा, तो ग्रसनी के अंदर। मैं क्वेश्चन करूं कि ग्रसनी के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 3। कौन कौन से, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अगर मैं बोलूं कि ग्रसनी आपके मध्य कान के किस भाग से कहां जुड़ी होती है, तो कहां पे जुड़ी होती है, तो ग्रसनी में किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो यूस्टेशियन ट्यूब्यूल के, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब्यूल के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। ग्रसनी यूस्टेशियन ट्यूब्यूल के द्वारा मध्य कान से जुड़ी होती है, अभी बताया मैंने। किसके द्वारा, किससे जुड़ी होती है, तो ग्रसनी से। किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो यूस्टेशियन ट्यूब्यूल के। अब क्या होता है, यह मध्य कान में दाब का एक नियमन, है ना, नियमन करती है। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, है ना, जो एक प्रेशर है उसका रेगुलेशन करती। जैसे क्या है कि आपका जो ईयर है ना, 2 होते हैं, उन दोनों का मेन काम ये होता है कि अपनी बॉडी को एक संतुलन बनाए रखना, बैलेंस, है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी बॉडी ऐसे ऐसे इधर जा रही है या ऐसे ऐसे इधर जा, मेरे कंट्रोल में है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो वो जो मेरा बॉडी का एक पोस्चर है वो किसकी वजह से, ये जो बैलेंस है, बैलेंस, अरे मोबाइल वाला नहीं, अपना मेरा यहाँ खड़ा होके जो एक बैलेंस है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपके दोनों ईयर्स की वजह से होता है ना। उसको कौन कनेक्ट करके रखता है आपकी जो फेरिंग्स तक, तो वो करती है यूस्टेशियन ट्यूब्यूल। क्लियर है इतना। और एक चीज आती है एपिग्लोटिस, इसको बोलते हैं कंठस्थ, अभी बताया मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है कि ये किस कार्टिलेज का बना होता है ना। तो इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वो होता है हाइलिन कार्टिलेज, है ना, हाइलिन कार्टिलेज। बाकी अपन फिर अगला देखेंगे लैरिंक्स। इतने कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं हमारा कंठ, है ना, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, है ना, आप भी बोल पाते हो और मैं भी बोल पाता हूं, है ना। तो उसी को बोला जाता है लैरिंक्स या फिर कंठ। होता कहां पे है ये देखते हैं। तो वो जो रहता है यह ट्रेकिया की ऊपरी भाग पर स्थित होता है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको घ्रसनी पढ़ाया था, उस टाइम बताया था कि घ्रसनी के नीचे जो पहला वाला पार्ट होता है आपके जो श्वसन का, उसके जस्ट ट्रेकिया के ऊपर, जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने ऐसा बनाया था, सॉरी, हाँ, मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो उसका ये वाला पोर्शन को मैंने कंठ बोला था, और उसके बाद ये जो था आपका क्या थी, ट्रेकिया थी, श्वास नली थी, है ना, और इसके ऊपर क्या था आपकी ग्रसनी, है ना। तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये ट्रेकिया के ऊपर वाले भाग में, है ना। उसके बाद देखते हैं कि लैरिंक्स की ऊपरी छेद, है ना, तो मैंने बोला था कि ये जो वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है ग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस, है ना। मतलब कि जो कंठ है उसके ऊपर वाले छेद को जो बोला जाता है वो क्या बोलता है, ग्लोटिस। अब ये ग्लोटिस है, तो भाई इसके ऊपर अगर एक और ग्लोटिस प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलोगे, तो उसको हम बोलेंगे इपीग्लोटिस, है ना। जैसे ऐसा वाला कुछ था ना, मैंने ऐसा बनाया था, आप बोलोगे सर आप चेंज हो गए, इसके लिए मैंने सेम बनाया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये लिफ जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसे बोला जाता है इपीग्लोटिस, ठीक है, ये ग्लोटिस है ना। और उसके ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं इपीग्लोटिस, है ना। अगर मैं पूछूं कि लैरिंक्स या फिर आपके कंठ की जो ऊपर वाला छेद है उसे क्या बोलते हो, तो क्या बोलोगे, उसे बोलते हैं हम ग्लोटिस।
उसके ऊपर एक पतली उपस्थित पल्ले या फिर फ्लैप जैसा एक आकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आपका कंठस्थ या फिर इपीग्लॉटिस। क्लियर है? फिर देखते हैं कि आपका जो कंठ है, आपका जो लैरिंग्स है, वो किससे बना होता है ना? तो वो बना होता है 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज? याद रखना, ऑब्जेक्टिव नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इसने? 9 कार्टिलेज से बनी एक संरचना होती है। अगर मैं बोलूं कि आपका कंठ किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे 9 प्रकार की कार्टिलेज की एक संरचना से बना होता है या फिर संरचना होता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है? उसके बाद अपन देखते हैं कि यार आपका जो एक ये कंठ वाला पोर्शन है या लैरिंग्स वाला है, वहीं पे 2 चीजें आती है। एक आता है ग्लोटिस और दूसरा वाला आता है इपीग्लोटिस। दूसरा वाला देखते हैं कंठस्थ या फिर उसे क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या होता है? यह एक पतली लोचदार, है ना? लोचदार मतलब जैसे क्या बोलोगे, ऐसे, ऐसा, है ना? मान लो ये आपकी ट्रैकिया है और ये ऐसा मतलब पतला सा स्ट्रक्चर होता है, लोचदार, लचीला, है ना? लोचदार उपस्थित पल्ले और फ्लैप, है ना? फ्लैप मतलब जैसे क्रिकेट में फ्लैप मारते हैं ना, तो वो ये भी एक ऐसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आपने जब खाना खाया उस टाइम ये ऐसे आके आपकी ट्रेकिया को कवर करता है, ये ट्रेकिया है, ये कवर हो गया, ऐसे फ्लैप, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना? इसके ऊपर से खाना कहाँ चला जाता है? आपका ईसोफेगस में, आहार नाल में, है ना? उसके बाद क्या देखिए, जो कि भोजन को निगलने के दौरान किसको कवर कर लेता है? तो ग्लोटिस को ढक लेता है। ये देखो मैंने अभी बताया है कि ये वाला ग्लोटिस है और खाना खाने के टाइम ये क्या करेगा? आके ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो भोजन है वो किसके अंदर नहीं जा पाएगा? ट्रेकिया के अंदर, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि क्या होता है कि इस लैरिंग्स के अंदर एक कार्टिलेज होता है भाई। इन 9 कार्टिलेज में से मैं एक की बात कर रहा हूं। कौन सा वाला? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज एक सबसे बड़ा आकार कैसा होता है भाई इसका? सी शेप, है ना? इंपॉर्टेंट है, आकार कैसा होता है इसका? सी आकार की एक उपस्थिति होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम्स एप्पल, जैसे आप ऐसे करो और यहाँ पे कुछ एक पोर्शन है ना बाहर निकला हुआ रहता है। बहुत सारे जो मेल रहते हैं उनके अंदर एडम्स एप्पल जो रहता है ना वो बड़ा रहता है ना? ये डिपेंड करता है अपने वॉइस को। जैसे बोलते हैं ना कि इसकी आवाज पतली है या इसकी आवाज थोड़ी मोटी है, तो वो डिपेंड करता है इस एडम्स एप्पल पे। बहुत सारों के अंदर ये प्रोमिनेंट दिखता है, मतलब ऐसे गर्दन करते हैं और बाहर निकल जाएगा। आप भी ऑब्जर्व करके देखना, ऐसे गर्दन करने पर अगर जो चीज फील हो रही हो ना, वही होता है आपका थायराइड कार्टिलेज। आकार कैसा होता है? सी शेप्ड। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम एडम्स एप्पल के नाम से, ठीक है? क्लियर है? अब आगे देखते हैं भाई, आपका जो कंठ है ना, क्यों बोला इसका, है ना? तो कंठ इसके लिए बोला, इसका अब काम क्या है वो देखते हैं। कंठ जो रहता है वो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगर ये ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है तो कुछ तो ऐसी चीजें इसके अंदर होती होगी जिसकी वजह से ही तो ये ध्वनि को उत्पन्न करता होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स या फिर उन्हीं को बोलते हैं अपन ध्वनि रज्जु। अब क्या होता है कि ये ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसके लिए इसको बोला जाता है ध्वनि पेटिका, है ना? ध्वनि पेटिका या फिर इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स, है ना? अरे साउंड बॉक्स स्पीकर है ना भाई, गाने बजाएगा और ये क्या करेगा? अपने अंदर अपना जो वाइब्रेशन है, जो एयर है, जो क्या बोलते हैं, हाँ वाइब्रेशन जो है उनको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? तो ये अपनी आवाज के अंदर, है ना? मेरे लैंग्वेज के अंदर। तो ये काम क्या कर रहा है? साउंड का। तो इसी के लिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या फिर ध्वनि पेटिका। ये आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ना? तो क्या है कि मैंने क्या करा कि पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे पुट कर दी है। तो क्या थोड़ा सा भी आप अटेंशन लेके अगर लेक्चर देखोगे तो सारी चीजें क्लियर यही हो जाएगी, है ना?
एनसीईआरटी टफ नहीं है, एनसीईआरटी में आधी बातें जो है वो वेस्ट दी हुई है, बस कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वही इंपॉर्टेंस है, वही उन्हीं से कोरिलेट करके आंसर किया जाता है नीट में, है ना। या फिर आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये चीजें एज इट इज पूछी जाती है ना। मैंने क्या बोला कि जो कंठ है वो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए हमने उसे क्या बोला, ध्वनि पेटिका। अब क्या है कि कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से आपकी ध्वनि या हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंठ में क्या होते हैं, ध्वनि रज्जु, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, ऐसे ध्वनि रज्जु पाए जाते हैं। अब ये ध्वनि रज्जु होते क्या है, तो ये चिकनी पेशियाएं होती है, स्मूथ मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स। अब वो क्या होता है कि मसल्स है ना। अब देखो वोकल कॉर्ड के बीच में, वोकल कॉर्ड के बीच से वायु के बाहर आने के दौरान ध्वनि जो रहती है वो उत्पन्न होती है। अब मैं एक एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं, कुछ ऐसा होता होगा, है ना। ये आपका लेरिंग्स है, इसके अंदर ऐसे मसल्स होती होगी, है ना। अब यार ये जो है आपका वोकल कॉर्ड जो रहता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड और दूसरा वाला होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब मैं बोलूं कि यार अपने अंदर कौन सा वाला एक्टिव है, बताओ कौन सा वाला है, ट्रू वाला है या फॉल्स वाला है। अरे ट्रू वाला है ना, क्योंकि अपन जो बोल रहे हैं वो किसकी वजह से है, वो इस ट्रू वोकल कॉर्ड्स की वजह से है। फॉल्स, अब मैं फॉल्स का एग्जांपल देता हूं कि जैसे गाय हो गई, है ना, और कुत्ता हो गया। अब ये भी क्या अपने जैसे बोल पाते हैं क्या, नहीं, बट इनके अंदर कौन सा वाला फंक्शनल है, ये उनके अंदर खाली वाइब्रेशंस बाहर आते हैं, बाकी उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो अपने अंदर वाइब्रेशन बाहर आते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये वायु के बाहर आने के दौरान ध्वनि जो रहती है वो उत्पन्न होती है, इनके अंदर भी वायु बाहर आती है, बट इनके अंदर ध्वनि नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि भाई इनके अंदर ये काम नहीं करता है, सॉरी इनके अंदर ये काम करता है, ये वाला काम नहीं करता है। टू वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, ये होता है ग्लोटिस, है ना। ये बेंड्स होते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू के या फिर चिकनी पेशियों के। अब क्या होता है कि ऐसे यहां बता रहा था मैं, जब एयर्स आती है ना, ये आपके अंदर से फेफड़ों से एयर बाहर आ रही है, तो इन मसल्स के अंदर क्या होते हैं, कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, है ना। उन वाइब्रेशनों को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके अंदर, तो भाषा के अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो प्रॉपर्टी है, इसी के लिए अपन क्या है, इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आगे समझ में कॉपी कर लो।